Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are going to cover inflationary gap and recessionary gap. This video is part 2 of the lesson ADAS Macroeconomic Equilibrium in the long run. For part 1, click on the I button, watch it first and then come back to this video. Let's start with the inflationary gap first. Inflationary gap is the gap when actual GDP is more than potential GDP. जब भी हमारी एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल से ज्यादा होती है तो क्या होता है? जस्ट नाउ वी हैव डन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब भी हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जो रिसोर्सेज है उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे एक प्रेशर क्रिएट होगा किस पे? डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, उसकी डिमांड आप ज्यादा कर रहे हो तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके चलते हमारे रिसोर्सेज के जो प्राइसेस हैं, जिनको हम कहते हैं इनपुट प्राइसेस, वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हमारे इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और किसी भी चीज की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो जो हम कमोडिटी बना रहे हैं उसके भी प्राइसेस को हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज कर रही है इकोनॉमी की, तो होगा क्या? ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट राइजिंग। इकोनॉमी में क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। जितना ज्यादा हमारा गैप होगा बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी एंड द पोटेंशियल जीडीपी, उतना ही ज्यादा हमारा गैप होगा। कौन सा गैप? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को आप दूसरे एंगल से समझ सकते हो। मान लो कि आपकी सोसाइटी के पास जितनी इनकम है, एक उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी के पास जितनी टोटल इनकम है वो कहीं गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी हमारी इकोनॉमी के पास गुड्स एंड सर्विसेज है सप्लाई करने के लिए। सो इसके चलते हमारी सोसाइटी क्या करेगी? अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी। आप इमेजिन करो, आप सबके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप खर्चे भी तो ज्यादा प्लान करोगे ना। सो सिमिलरली हमारी सोसाइटी के प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। और जब हमारी प्लानिंग बढ़ेगी कि हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी विल ऑल्सो राइज। और जब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड राइज होती है तो होगा क्या इकोनॉमी में? जनरल प्राइस लेवल विल स्टार्ट राइजिंग। सो हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी इन्फ्लेशन, और इसी को हम कह देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग अ डायग्राम। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं रियल जीडीपी, ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द प्राइस। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया है विच इज नोन एज द एडी कर्व। अपर स्लोपिंग हमने बनाया है SRAS कर्व विच इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जो इंटरसेक्शन आया वो पॉइंट को हमने लेबल करा है E, और वहां से हमने अपनी इक्विलिब्रियम जीडीपी निकाली Y और इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला P। अब ये जो Y है ना, ये आपका एक्चुअल जीडीपी है, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी हम इस Y के राइट में बनाए या लेफ्ट में बनाए, उसको बनाने से पहले हम पढ़ेंगे कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप में हम जानते हैं कि एक्चुअल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी। तो ये जो हमने Y बनाया है डायग्राम में, ये हमारा एक्चुअल जीडीपी है। तो पोटेंशियल जीडीपी इससे क्या होगा? कुछ पहले लाई करेगा, तो उसको हमने मार्क कर दिया है YF, और YF के वहां पर हमने एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर दी है। क्यों? क्योंकि हमारा ये YF इंडिकेट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जीडीपी को, और ये तो क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो गैप है बिटवीन Y एंड YF, ये जो गैप निकल कर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगर आप YF पे नोटिस करो, YF पे जो हमारा कर्व है SRAS, वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू AD कर्व। दैट मीन्स एट YF लेवल हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। इसीलिए तो क्या होता है? इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है। सो दिस वाज द केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप।
So after this, let's move on to the next gap, which is known as recessionary gap. Recessionary gap क्या होता है? It is the gap which shows the difference between actual GDP and potential GDP. But here, the actual GDP is less than the potential GDP. अब हमने जितनी प्लानिंग करी थी, हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी इतनी जीडीपी निकल कर आएगी, फाइन, बट हमारी एक्चुअल जीडीपी उससे कहीं गुना कम निकल कर आई है. तो उस गैप को हम क्या बोल देते हैं? रिसेशनरी गैप. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, उसकी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, तो इसका मतलब हम रिसोर्सेज की डिमांड को कम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी इनपुट प्राइसेस क्या हो जाएंगे? फॉल कर जाएंगे. इनपुट प्राइसेस फॉल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा. इसीलिए इस गैप को हम क्या बोलते हैं? रिसेशनरी गैप. इसको भी आप दूसरे एंगल से समझ सकते हो कि हमारी सोसाइटी के पास जितनी टोटल इनकम है वो कम है एज कंपेयर टू हमारी सोसाइटी के पास जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं सप्लाई करने के लिए. तो सप्लाई यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो इनकम है टोटल वो कम है. आपके पास इनकम कम है तो आप अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम करोगे. प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके प्राइसेस भी क्या करेंगे? इकोनॉमी में फॉल करने स्टार्ट कर जाएंगे और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा. और इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिसेशनरी गैप, व्हेन योर एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी. इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं. डायग्राम में अगेन हमने वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द रियल जीडीपी. हमने रेगुलर एडी कर्व बनाया है और उसका इंटरसेक्शन हमने बनाया है SRAS कर्व के साथ, जो कि आया है पॉइंट ई पे. हमारी जीडीपी निकल कर आई Y और प्राइस निकल कर आया P. अगेन दिस Y लेवल ऑफ जीडीपी इज विच जीडीपी? इट इज द एक्चुअल जीडीपी. बट अब यहाँ पे केस क्या है? रिसेशनरी गैप. रिसेशनरी गैप में आपका एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन द पोटेंशियल. इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हम Y पर आकर स्टॉप हो गए हैं. दिस इज आवर एक्चुअल जीडीपी. लेकिन हमारी क्षमता ज्यादा थी, हमारी कैपेसिटी ज्यादा थी, तो यहाँ पर YF Y के आगे लाई करेगा. तो हमने बना दिया YF और वहां पर हमने बना दी एक वर्टिकल लाइन. YF अगेन डिनोट्स व्हाट? द फुल एम्प्लॉयमेंट. और ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. तो हमने एक वर्टिकल लाइन से उसको शो कर दिया. तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है YF और Y, this gap is known as recessionary gap, where you can see that potential GDP is now more than the actual GDP. Clear? अब आप YF को दोबारा से नोटिस करो. YF जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई है वो क्या कर रही है? हमारे AD कर्व और SRAS कर्व को कट करती हुई जा रही है, और ये हमें ये दिखाती है कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर एग्रीगेट डिमांड. तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो होगा क्या? हमारे प्राइसेस फॉल करने स्टार्ट कर जाएंगे, जिसके चलते क्या आ जाएगा? इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज हाउ जीडीपी गैप इंड्यूसेस चेंज इन इनपुट प्राइसेस. यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल कि कैसे जीडीपी गैप चेंज होने से हमारे इनपुट प्राइसेस में चेंज आता है. अभी तो हमने जस्ट बोल दिया कि जीडीपी गैप होती है, अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और हमारे इनपुट प्राइसेस कम या इंक्रीज कर जाते हैं. बट कैसे? व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस? तो यहाँ पर लेबर को हम ले रहे हैं इनपुट, और लेबर का जो प्राइस होता है, इनपुट का जो प्राइस होता है, वो यहाँ पर क्या होगा? वेजेस. लेबर को हम वेजेस देते हैं. लेबर एक इनपुट है, तो इनपुट का प्राइस हो गया वेजेस. अब आप सब यहाँ पे देखेंगे, पहला केस हमने कंसिडर करा है जहाँ पर एक्चुअल जीडीपी हमारी ज्यादा है पोटेंशियल जीडीपी से. जब भी ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करना चाह रही है? इन अ वे प्रोड्यूस करना चाह रही है ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी. जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करना चाह रही है, तो जिसके चलते हमारे जो एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड पे प्रेशर जनरेट होगा. तो यहाँ पे रिसोर्स हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? लेबर. तो लेबर पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि वेजेस जो हम लेबर को देते हैं उसको हम इंक्रीज कर देंगे. तो वेजेस यहाँ पे बढ़ गई और
पूरी इकोनॉमी में यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो होगा क्या, इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब इन्फ्लेशन आ गई, इसीलिए हमने इस गैप को क्या बोला था, इन्फ्लेशनरी गैप। अब आगे की स्टोरी सुनिए। जब इन्फ्लेशनरी गैप आ गया तो होगा क्या, इकोनॉमी में एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बूम की कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि बूम होना इकोनॉमी में इज गुड फॉर द कंट्री, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बहुत ही लंबे समय तक आपका इकोनॉमिक बूम रहेगा तो भी आपकी इंस्टेबिलिटी हो सकती है इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन। तो जब कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक बूम आया तो होगा क्या, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो ये ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो सारे इस रेस में लग जाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। लेकिन ये नहीं पता कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद तो हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। एक बारी अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लिया, उसके बाद भी अगर हमारे प्रोड्यूसर्स इस चीज़ का टारगेट लेके चलते हैं कि हम और ज़्यादा आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि जो भी आपके लेबर काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए। और ये जो भी हमारी लेबर है उनकी लेबर यूनियंस बनी होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो क्या कहती हैं, वो इन वर्कर्स के लिए फाइट करती हैं जब भी उनको लगता है कि वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ लेबर यूनियन विल राइज, जिसकी वजह से आपको वेजेस क्या करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, वेजेस बढ़ रही हैं बट एट द सेम टाइम आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जिस रेट से वेजेस बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिस रेट से आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके आउटपुट में हेल्प होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने लेबर को ज़्यादा वेजेस दे रहे हो, कहीं गुना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि लेबर से जितना आप ले पा रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा तो आप उसको दे रहे हो, जिसके के चलते इकोनॉमी में क्या होगा, फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और इकोनॉमी में प्राइस लेवल फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो जो लेबर है वो ये सोचेगी कि जितनी मुझे वेजेस बढ़कर मिली उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ। जब भी मैं मार्केट में जाऊंगी तो मुझे तो क्या दिखाई देगा कि सारी चीज़ों के प्राइस क्या है, वो इंक्रीज हो गए हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, बीइंग अ लेबर, वेजेस की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो वेजेस हमारी फर्दर इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये स्पाइरल चलता ही रहेगा अगर हम इस इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट नहीं करते हैं। अब इसका ऑपोजिट केस भी कंसिडर कर लो, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे पोटेंशियल आउटपुट से क्या है, कम है। जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कम है तो अब आप सब समझ चुके हो कि क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेबर जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसका आप सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। जैसे ही इकोनॉमी में रिसेशन आया, इसका मतलब क्या है, सारे प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो वो अपनी लेबर को क्या करेंगे, कम वेजेस देंगे या उनको नौकरी से निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि वो लोगों को कम वेजेस देंगे। जैसे ही वो वेजेस को रिड्यूस करेंगे तो हमारी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में रिसेशन जो है फर्दर एग्रेवेट होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इस स्पाइरल को भी ब्रेक करने के लिए हमें इस रिसेशनरी गैप को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे हम इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें या रिसेशनरी गैप की बात करें, इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये स्पाइरल इस तरीके से ही चलता रहता है और इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती रहती है। So with this, I conclude this video. In the next video, we are going to relax certain more assumptions और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। Till then, revise from this video and happy learning, students. And students, feel free to write down your doubts in the comment section. Do like this video if you found it helpful and don't forget to share it with your classmates and friends. Happy learning, students.